इसका हमारा टॉपिक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, संविधान के किस भाग में है, इसका उद्देश्य क्या है, इसको हम कितने ग्रुप में बांट सकते हैं और इससे संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या है, इस जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं कहाँ से लिए गए हैं और वो कहाँ से लिए गए हैं, उसके बाद जो हमारे संविधान में इसका क्या महत्व है, इन्हीं सभी बातों पर हम आज इस वीडियो में जिक्र करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये जैसा कि अब पहला प्रश्न हो सकता है कि संविधान के ये किस भाग में है, तो प्रश्न ये है हमारा कि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, वो संविधान के किस भाग में है। तो वो संविधान के चौथे भाग में है। जैसा कि हमें पता है कि संविधान में कितने भाग हैं, 25 भाग हैं, जिसका जो ये है ये चौथे भाग में ये इसका डायरेक्टिव प्रिंसिपल राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। अब जिस नाम से ही पता चलता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व मतलब नीति को निर्देशित करने वाला जो राज्य सरकार का है, राज्य सरकार का जो सरकार की नीति है उसको निर्देशित करने वाले तत्व, आप इसे अमल में लाएं, इसे आप इसको क्रियान्वित करें। इसका शाब्दिक अर्थ ये हुआ। राज्य मतलब होता है सरकार से मतलब होता है। तो चलें, तो ये हो गई। दूसरी बात है कि ये शब्द हमारे संविधान में, जैसा कि हमें पता है कि जो बहुत सारे करीब 60 देश से हमारे संविधान के कुछ कुछ चीज़ों को लिया गया है, तो वो यहाँ की परिस्थिति के अनुसार उसको ढाल दिया गया। तो अब हम देखते हैं कि वो राज्य के नीति निर्देश, पहली बार जब इसे लाया गया था वो स्पेन के संविधान में लाया गया था और वहां से ये आयरलैंड ने 1937 में इसको अपने संविधान में लागू किया, उसके अपने संविधान में इसका उल्लेख किया, लागू किया। वहीं से हमारे संविधान में जो है भारत ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व को हमारे संविधान में लिया गया है। अब ये है कि इसका उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि ये राज्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उसका उद्देश्य है कि वो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। और दूसरी बात है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना कैसे होगी। कल्याणकारी राज्य की स्थापना कैसे होगी, तो सबसे पहले हमें सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना पड़ेगा। और किसकी स्थापना करना पड़ेगा, आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना पड़ेगा। जैसा हमें पता है कि हमें राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना हो गई, हम आज़ाद हो गए और सभी को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने की आज़ादी मिल गई। तो दूसरी बात मतलब राजनीतिक स्वतंत्रता, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना हो गई और हमें सामाजिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना था। क्यों करना था, क्योंकि हमें कल्याणकारी राज्य को स्थापित करना है। इसी कारण से हमें सामाजिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। इन्हीं विषयों को कैसे स्थापित होगा सामाजिक लोकतंत्र और कैसे स्थापित होगा आर्थिक लोकतंत्र, तो इसी एक चार्ट है। इसी चार्ट में ये दिया गया है कि आपको संविधान जो लागू करेंगे, आप जो नीति को क्रियान्वित करेंगे, तो सामाजिक लोकतंत्र कैसे स्थापित करेंगे, आर्थिक लोकतंत्र कैसे स्थापित करेंगे, उसी का एक चार्ट है। और वो जो चार्ट है, वो अनुच्छेद है, वो आपको एक अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक वर्णित है हमारे संविधान में। क्लियर है। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक ये इसमें वर्णित है। अब हमें चलें कि इसकी जो अनुच्छेद है, इस अनुच्छेद में 2-3 महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में अक्सर आता है। वो है अनुच्छेद 44, किसका विषय है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का। वो है अनुच्छेद 50, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का। वह अनुच्छेद 51, राज्य के नीति निर्देशक तत्व
तत्व का आप देखेंगे विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में ये आपको आता रहता है। तो अनुच्छेद 44 क्या है? हाल के दिनों में आपने देखा होगा, जैसे कश्मीर विवाद था, बरसों से सुलझा लिया गया जो भी था, और यहीं पे आपको राम मंदिर था उसको सुलझा लिया गया। अब है ये समान नागरिक संहिता, इसकी आपने चर्चा सुना होगा। ये है क्या है? समान नागरिक संहिता। ये और दूसरा है क्या? अनुच्छेद 40 में क्या है? अनुच्छेद 44 में क्या है? अनुच्छेद 44 में यह क्या है? समान नागरिक संहिता का उल्लेख है। ठीक है। दूसरा महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण का प्रावधान किया गया है। उसमें कहा गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक कर दिया जाए। तो वो और एक और महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, वो है अनुच्छेद 51, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए भारत को प्रयास करने के लिए कहा जा रहा है। ये अनुच्छेद किसका विषय है? अनुच्छेद 51 का विषय है। अब हम चलें कि ये जो राज्य के नीति निदेशक तत्व है, इसे मैंने कहा कि ये राज्य का नैतिक कर्तव्य बताया गया है। जैसा कि हमने मौलिक अधिकार में देखा था कि मौलिक अधिकार में था क्या कि हम अगर इसका उल्लंघन होता है, सरकार इस पर कुछ आक्षेप लगा, कुछ इस तरह की गलत ये करता है, संसद पर भी एक अनुशासन लगाया गया है, सरकार को भी अनुशासित किया गया है कि आप मौलिक अधिकार का अगर हनन करेंगे तो हम जो मेरा रक्षक है संविधान का, सर्वोच्च न्यायालय में वहां हम जा सकते हैं। लेकिन यदि इस अनुच्छेद का उल्लंघन अगर कोई करता है तो हम किसी न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, और न्यायालय ये कह के वापस करेगा कि ये राज्य के नीति निदेशक तत्व का विषय है, आप जाइए और वोट के चोट से इसका समाधान करवाइए, हम इसमें काम को करने में असमर्थ है। क्योंकि संविधान में इस तरह की व्यवस्था की गई है कि इसको राज्य को निर्देशित किया गया है कि आप इसे क्रियान्वित करें। क्रियान्वित कैसे करें? तो कानून बना करके। कानून कौन बनाएगा? विधानसभा बनाएगी या फिर संसद बनाएगी। ये दो संस्थाएं हैं जो कानून बनाती है। तो इसको कहा गया कि आप कानून बना करके इसको क्रियान्वित करें, ये राज्य को निर्देशित किया गया है। तो इसलिए अगर इसका कोई हनन होता है तो इस मामले को लेकर के हम किसी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। और कोर्ट का यही होगा कि आप वोट की चोट से आप इसका समाधान ढूंढें। अगर सरकार इस पर काम नहीं करती है तो आप 5 साल में आपको वोट देने का अधिकार है, आप उसको बदल दें, और इस तरह से इसमें व्यवस्था है। दूसरी बात, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, ये भारतीय संविधान की ये अनूठी विशेषता है। कौन? राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कि ये जो भारतीय संविधान है उसकी ये अनूठी विशेषता है। कौन? राज्य के नीति निदेशक तत्व। और ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था कि ये मूल अधिकार के साथ राज्य के नीति निदेशक तत्व संविधान की मूल आत्मा है। जो ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था कि मूल अधिकार के साथ साथ जो राज्य का नीति निदेशक तत्व है वो क्या है? भारतीय संविधान की आत्मा है। ठीक है। तो जो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ताकि नए जो मेरा वीडियो होगा वो आपको आता रहेगा। इसको लाइक करें ताकि मेरा मोटिवेशन जो है बढ़े। अगर ज़रूरत हो अपने सगे संबंधियों को शेयर कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर पुनः हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।